नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सफरनामा हमारे शो में हर वक्त हमेशा एक खास मेहमान मौजूद होते हैं और सफरनामा के इस शो में आज हमारे साथ खास मेहमान मयंक गुर्जर मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन उस सपने को साकार करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप सबसे पहले एक बात बताएंगे कि प्राथमिक स्कूल में रहे, आप स्कूल में रहे, उस समय किस तरह से आप सोचते थे आईपीएस और आईएएस के इस पोस्ट पे जाने के लिए? थैंक यू अविनाश। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर हम अलग अलग पार्ट समझे तो ज़्यादा ठीक रहेगा जी। तो पहली बात तो बचपन से मैंने सोचा नहीं था कभी जी। ऑब्वियसली कोई नहीं सोचता है जी, बट बेसिकली जो मेरा बचपन रहा उस तरह रहा कि मैंने अराउंड 4 स्कूल चेंज करी हैं जी। तो नर्सरी से सेकंड, फिर सेकंड में फिर स्कूल चेंज किया, फिर फिफ्थ के बाद में फिर स्कूल चेंज किया, फिर 8th में चेंज किया। तो स्कूल्स चेंज होती गई। इनिशियली मैं लोकल जो एमपी बोर्ड होता है, घर के पास वाले जो स्कूल्स होते हैं जी, उस टाइप के स्कूल में पढ़ता था। फिर उसके बाद में सेकंड में घर वालों ने सोचा कि स्कूल चेंज करें। स्कूल जब उन्होंने चेंज किया तो दूसरे स्कूल में डाले, पर अगले साल उनको ठीक नहीं लगा स्कूल, तो फिर से पुराने स्कूल में लेके आए। और इस तरीके से 1 साल मेरा जो था बर्बाद हुआ, क्योंकि सेकंड क्लास में 2 बार पढ़नी पड़ गई जी। 5th के बाद में फिर जो पेरेंट्स थे, फाइनेंशियल हालत उतना अच्छा नहीं था घर का, बट स्टिल वो लोग चाहते थे कि जितना अच्छा एजुकेशन मिले उतना अच्छा एजुकेशन दे सकें। तो मेरी मम्मी जो थे वो साथ साथ फिर जॉब करना स्टार्ट किए हैं। फिर पापा मम्मी दोनों ने मिलकर स्कूल चेंज करके सीबीएसई स्कूल में डाले जी। 6 से लेकर 8 तक उस स्कूल में पढ़ा। उस स्कूल में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। सप्लीमेंट्री भी आया था एक बार जी साइंस में। फिर जब वो हो गया तो फिर 8th के बाद में फिर एक बार स्कूल चेंज किए जी। सीबीएसई स्कूल में डाले थे। तो ऐसे 4 अलग अलग स्कूल चेंज हुए। बात है कि बचपन में जो सबसे पहला ख्याल मुझे याद है आईएएस आईपीएस का, वो याद आता है कि जब मैं क्लास 5th में था, उस टाइम पे इंदौर में इलेक्शन चल रहे थे, नगर निकाय के इलेक्शन थे उस टाइम पर। तो उन इलेक्शंस में पहली बार मैंने शायद डीडी न्यूज़ पे, मुझे यहाँ तक याद है, जो फ्लैश आता है नीचे कि कलेक्टर एसपी गए हैं मतदान केंद्र में और देख रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो पहली याद है, वो पहली याद है कि जब मैं शायद तक एक कन्फ्रंटेशन या फिर तुम बोल सकते हो कि पहला जो परिचय होता है जी ये सब चीज़ों का, वो पहला परिचय था जी। आपके पालक जो हैं वो ग्रामीण अंचलों से बहुत ही ताल्लुकात रखते हैं और आप इंदौर में रहे हैं। इंदौर में रहने के साथ साथ आपने अपनी कॉलेज ज़िंदगी भी जी है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको। जैसे कि आपने बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन जो थे उतने खास नहीं थे। उस वक्त जो है अपने आप को आईपीएस और आईएएस बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना कैसे हुआ? तो एक्चुअली किस तरीके से हम लोग जैसे आईएएस आईपीएस तक पहुँचे, तो बेसिकली क्लास 10th के बाद में मैंने आईआईटी जेईई का ट्यूशन लेना स्टार्ट किया था जी। उसी टाइम पे जो मेरे पिताजी थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो वो बेड पे थे कंटिन्यूसली जब तक मैं क्लास 11-12th में रहा जी। और अमूमन ऐसा होता था कि हम लोग 15-20 दिन अगर हॉस्पिटल में रहे, 15-20 दिन घर पे रहेंगे। तो ऐसे ऐसे 12th में आते आते कोचिंग का भी चल रहा था मेरा प्रिपरेशन, पर घर की स्थिति ये थी कि पापा का जॉब छूट चुका था, बेड पे थे। हॉस्पिटल जाते जाते पूरा जितना भी पैसा होता है, फाइनेंशियल सेविंग्स होती है किसी भी परिवार की, वो पूरी फाइनेंशियल सेविंग खत्म हो चुकी थी जी। अब जब 12th में आया तो मेरा बोर्ड एग्जाम था जी। बोर्ड एग्जाम के 7 दिन पहले, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति खराब थी जी, तो स्कूल मतलब उस टाइम पे स्थिति ऐसी बन गई कि पापा को और किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे ही नहीं बचा था जी। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जो बाथरूम होता है, जो टॉयलेट होता है अपना, उसके सामने फर्श पे उनको 1-2 दिन तक वो वहीं पे रहे, किसी कोई डॉक्टर देखने तक नहीं आया जी। और जब डॉक्टर देखने आया तो वो उसने ये कहा कि अब हम इनका कुछ नहीं कर सकते, आप जितनी सेवा कर सकते हैं घर पे इनकी आप उतनी सेवा करें। और ये चीज़ें सब जो हो रही थी वो जब मैं बोर्ड एग्जाम देने वाला हूँ उसके 7 दिन पहले हो रहा था। ये चलता रहा, फिर बोर्ड एग्जाम निकली मेरी कैसे तैसे जी। उसके बाद में मैं जो मेरा जेईई मेंस का एग्जाम था जी, मैं जेईई मेंस का एग्जाम दिया। उसके बाद इंदौर में एक और इलेक्शंस थे, मतलब एमपी में इलेक्शंस थे उस टाइम पे विधानसभा के जी। तो जिस दिन वोटिंग हो रही थी विधानसभा की, उसी दिन रात को 24 अप्रैल को रात को पापा का देहांत हो गया। अब देहांत होने के बाद में 3 दिन बाद मेंस का रिजल्ट आया, जेईई मेंस का। मेरा जेईई मेंस क्लियर हो चुका था। अब मेरे सामने डायलेमा ये था कि जो घर पे जो बाकी जो रिचुअल्स होते हैं वो करना है या फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो फिर मैंने मम्मी से बात करी, घर में और कोई है नहीं क्योंकि मम्मी और मैं ही थे, सिबलिंग मेरा कोई है नहीं, भाई बहन कोई नहीं है जी। तो उन्होंने बोला कि पापा क्योंकि यही चाहते थे, आखिरी में भी जब पापा बेड पे थे, ज़्यादा बोल नहीं पाते थे मतलब, पर वो आखिर में यही कहे थे मम्मी को कि अगर तुम्हें सब कुछ बेचना भी पड़ जाए, घर को बेचना पड़ जाए, जो बेचना पड़ जाए बेच देना, पर इसको पढ़ाना ज़रूरी है। एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये
आपकी स्टोरी जो है बहुत ही फेमस है। एक तरह स्टोरी नहीं कर सकते कि आपने ये जो संघर्ष जो दिया है उस समय में। माता जी भी उसके बाद आपके पिताजी ने जब 8 दिन पहले कहा था कि कुछ भी हो जाए, बच्चे को पढ़ाना है, उसको अधिकारी बनाना है, अफसर बनाना है, उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना हो जाए। पिताजी के जाने के बाद आपकी माताजी भी जॉब करती थी, किस तरह से एक्सपीरियंस रहा उस समय? तो मैं जैसे अपना जेईई मेंस खत्म हुआ, अब वो 12 दिन जो होते हैं उस टाइम पे मैं कोचिंग भी जाता रहा, वो करता रहा क्योंकि मम्मी का सपोर्ट था। वो करने के बाद में फिर एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हुआ, बट जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला था। आईआईटी खड़गपुर मुझे मिल रहा था और मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना था। इमेटेरियल ऑफ ब्रांच, मतलब ब्रांच मेरा स्पेसिफिक गोल नहीं था, बट कॉलेज था। तो फिर मम्मी को मैंने कहा कि मुझे ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लिया। तो उस टाइम पे मम्मी क्योंकि जॉब कर रहे थे तो उन्होंने ही सब कुछ देखा कि कितना खर्चा आ रहा है। पर अच्छी बात ये हुई उस टाइम पे, क्योंकि मेरा 1 साल हो चुका था आईआईटी में, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था। मतलब 3-4 हज़ार रुपये फीस भरा हुआ उस टाइम पे 2015 में, जब मैंने फिर से ड्रॉप लिया, फिर एग्ज़ाम दिया। और लकीली क्योंकि मैं एक विशिंग वॉल बना के रखा था, उस पर मैंने लिख दिया था आईआईटी बॉम्बे, वो अभी भी मेरे पास फोटोज़ हैं उसकी। लकीली आई गॉट देयर, आईआईटी बॉम्बे गया। उस टाइम में फिर जब उसके बाद का जो कॉलेज का था, उसका पूरा मम्मी एक अपना मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे जो बिल्टी का जो काम होता है, सेल परचेस का जो काम होता है, वो काम करती थी। और मतलब मैं बहुत बार सोचता हूँ, क्योंकि शायद पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया था मम्मी को उस टाइम पे। मम्मी ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं, 12th तक पढ़ी हुई थी, पर पापा ने इतना कॉन्फिडेंस उनमें डाल दिया था कि अगर कोई नहीं है तो भी तुम सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट रहोगी और अपने बच्चे को पढ़ा पाओगी। तो वैसे ही टिल 2018-19 जो घर का खर्चा था मोटा मोटा वो वही चलाते थे, क्योंकि मैं तो कॉलेज में था उस टाइम पे। और मैंने जो बाकी जो खर्चे होते थे कॉलेज के, उसके लिए मैं आईआईटी बॉम्बे के आसपास कुछ लोकेलिटीज़ हैं, वहाँ पे जाके बच्चों को कोचिंग पढ़ा देता था। तो उससे मैंने कुछ पैसा एग्रीगेट किया और लोन ले लिया था, एजुकेशन लोन। तो वैसे तैसे टिल 2019 जब मैं पास आउट हुआ कॉलेज से, जब तक वैसे चलाया। बहुत ज़्यादा संघर्ष जो है जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं घर में संपन्न तो होते हैं लेकिन अपने कॉन्फिडेंस की वजह से हार जाते हैं। कोई सोच ही नहीं पाता है कि मुझे क्या करना है, कोई डिसाइड नहीं कर पाता है, या फिर कई सारे जो लोग हैं वो अपने आप को समझा ही नहीं पाता है कि हमें क्या करना है। लेकिन इस तरह से आप संघर्ष से निकले, आपने मेहनत की, आपके पेरेंट्स ने जितना मेहनत किया, आपको सपोर्ट किया, आपकी माता जी ने जो मेहनत किया, उसका फल है निश्चित तौर पर। आईआईटी में जाने के बाद फिर चूंकि आईआईटी में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल में हो, और फिर आईआईटी जेईई दिलाए, जेईई मेंस दिलाए, वहां से फिर एडवांस क्लियर करे, तो वहां तक पहुंचना। और चूंकि स्कूल में भी आपने सीबीएसई में पढ़ा हुआ है, बहुत जगह स्कूल में आपने चेंजेस भी किए, और फिर घर की स्थिति भी कुछ खास नहीं थी क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब थी उस समय। आईआईटी में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। आईआईटी में जाने के बाद एक मेंटलिटी बना हुआ है बहुत सारे लोगों में कि एक अच्छा पैकेज मिलेगा, या फिर हम अब्रॉड में जॉब करेंगे, या फिर कहीं अच्छी जगह पे रहेंगे तो एक अच्छा पैकेज का एक्सपेक्टेशन जो रहता है। उसके बाद फिर सिविल सर्विस में आना, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। तो अविनाश, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लास 11-12 में बहुत दिक्कतें थी। वो दिक्कत एक्चुअली उसके और भी पहले से थी। मेरे जो पापा थे उन्हें थोड़ा डिप्रेशन का इशू था। तो 1995-1996 से जब से मेरा बर्थ हुआ था उस टाइम से उनका वो मेडिकेशन पे थे जी। तो तबीयत हमेशा से खराब रही, तो वो दिक्कतें मैं हमेशा देख ही रहा था। लेकिन जो मेरे पिताजी थे उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था कि किस तरीके से लोगों की मदद की जाए जी। मतलब बचपन में भी मुझे याद है कि जहाँ पे भी हो सकता था वो जितना उनका सैलरी आता था उसमें से ऑलमोस्ट 80-90% तो वो लोगों को दे ही देते थे कि आप लोग यूज़ कर लीजिए ये सब चीज़ें। और उसके अलावा जो मेरा घर है, जो हॉल था, उसमें जितने भी फ्रीडम फाइटर्स आप सोच सकते हैं, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स रहे, उन सभी के फोटोज़ लगे हुए हैं, अभी तक भी हैं, 25 साल पुरानी फोटोज़। तो वो सब देखते देखते शायद तक वो बैकग्राउंड बना। फिर जब मैं और दिक्कतें देखा कि पापा की जब तबीयत खराब हुई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो कैसा ट्रीटमेंट होता है, तो ये सब वो पृष्ठभूमि थी जिससे मुझे लगा कि अगर मैंने ये सब दिक्कतों को फेस किया है तो मुझे शायद किसी ऐसी पोजीशन पे जाना चाहिए जहाँ पे मैं किसी भी वे में लार्जर पब्लिक की हेल्प कर सकूँ, और वो किसी भी वे में करूँ। तो वही मोटिवेशन था जो मुझे खींच के लाया। और फिर उसके बाद में मैं 2018 में मम्मी से डिस्कस किया कि मम्मी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, तुम्हें जो लगता है करो, बट कुछ गलत मत करना। मतलब इतनी मेहनत के बाद में तुम वहाँ पहुंचे और फिर वहाँ के आगे तुम बोल रहे हो पैकेज नहीं लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो कि अपन बाद में बिल्कुल बैकफुट पे आ जाए। तो मैंने बोला ठीक है।
तो उसके बाद फिर 2018 में अराउंड मई जून में मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि सिविल्स देना है। 2 महीने के लिए मैं उस टाइम दिल्ली गया, जब इंटर्नशिप करते हैं लोग, जो पैसा सेव करके रखा था मैंने बच्चों को पढ़ा के, उसी को यूज़ करते हुए वहाँ पे 8 महीने का केमिस्ट्री का जो होता था उसको 2 महीने में अराउंड 20% सिलेबस कर लिया, और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट करी यूपीएससी प्रिपरेशन की, और फिर 2019 में प्रीलिम्स दिया, उसके बाद में फिर एग्जाम्स जो भी थी आगे के लिए। कभी इन जितनी सारी आप जो मुझे बातें बता रहे हैं कि जिस तरह से आपने कैसे स्कूल से फिर जेई के बाद ये सारे सिचुएशंस में, कभी ऐसा कोई पॉइंट आया महंगे कि ऐसा कोई टाइम आया है कि आपको लगा कि नहीं मैं कुछ कमाना ही शुरू कर दूं, मैं इंतज़ार ना करूं क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं, ऐसे कभी मौका आया क्या? ऐसा बहुत बार सोचने में आता था, इसीलिए शायद यही एक रीज़न था कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं नहीं चाहता था कि घर से मैं पैसा बुलवाऊँ, क्योंकि 8,000 रुपए की सैलरी अगर मेरी मम्मी पा रही हैं तो ऑब्वियसली उसमें घर चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, और फिर मैं बॉम्बे में रहता था तो उसका खर्चा निकालना और मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं बच्चों को पढ़ा लिया करता था। तो ख्याल आता था, इसीलिए मैं कोशिश किया कि स्टार्ट से मैं शायद कुछ ऐसा कलेक्शन कर लूं ताकि मुझे बाद में इशू ना आए जब मेरे को कुछ और सोचना हो। बैकअप बनाना बहुत बैकअप बनाना था, हाँ, बट मैंने थोड़ा रिस्क लिया इन केस की प्लेसमेंट में नहीं बैठा जी। वो सबसे बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा, क्योंकि अभी मैं आपकी माताजी की भी बहुत मतलब सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, इसलिए क्योंकि 4 साल आईआईटी में काटने के बाद इंटर्नशिप में नहीं बैठना, कैंपस में नहीं जाना, अगर किसी सामान्य परिवार को या फिर किसी अच्छे घर के परिवार को भी अगर उनका बच्चा अगर ये कहे कि मैं इंटर्नशिप में नहीं जाना चाहूँगा तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का जो परिवार के जो लोग रहते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो इसी उम्मीद में वहाँ भेजे रहते हैं कि 4 साल पढ़े और इंटर्नशिप वहाँ से करे या फिर जो कैंपस सिलेक्शन उसमें जाए तो हमारे बच्चे को अच्छे जगह पे कोई पोस्टिंग मिल जाए, कोई अच्छी पैकेज मिल जाए, जिससे हमारा पुराना जो इतिहास है वो बदल जाए। लेकिन आपने वहाँ पर पहुँचने के बाद उस जगह को नहीं छोड़ा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने विश्वास रखा, और विश्वास का जो परिभाषा है वो आप देख सकते हैं कि सीधे आज आईपीएस है, फर्स्ट टाइम में आपने यूपीएससी क्लियर किया, बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो जिस तरह से समस्या आती है, और हमेशा हम समस्या की ही बात करते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में कितना लगाव होना चाहिए? एस्पिरेंट्स भी हैं बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, वो लगातार पूछते रहते हैं कि किस तरह से लोग तैयारी करते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अविनाश, ऐसा है, मतलब मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है यूपीएससी के बारे में जी, वो मोर है कि आप कितने जल्दी लर्न करते हैं चीज़ों को और कितनी जल्दी अपनी गलतियों को मान लेते हैं। अगर आप अपनी गलतियों को मानेंगे तो शायद आप जल्दी से इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे उस जो बहुत बड़ा सिलेबस है जिसका प्रिपरेशन है उसको पार पाने में। तो एक तो मैं जिद्दी था जी, इसीलिए मैं शायद तक घर पे मम्मी को मना पाया कि इंटर्नशिप भी नहीं करूँगा, प्लेसमेंट भी नहीं करूँगा, तो वो जिद थी। दूसरा मोटिवेशन जो था, मतलब एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, मेरा ये मानना है कि पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ करनी क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये न्यूज़ चैनल है तो इसका एक वाई है जी, बिल्कुल। अगर कोई एक सर्विस है तो उसका एक वाई है ना, कोई कुछ भी काम करता है उसका एक वाई होता है। तो मेरा भी वही था कि मुझे यूपीएससी अगर करना है तो उसका वाई क्या था, तो वाई वही था जो पापा को देखा, मैं जो दिक्कतें देखी थी वही मेरा वाई था। तो मेरा वाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और उसके बाद में रियलाइज़ हुआ कि आपका वाई अगर इतना स्ट्रॉन्ग होगा जो आपको रात में सोने ना दे, तो आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो मतलब बेसिकली इसी के आसपास था, मेरा वाई के ऊपर था। प्रिपरेशन तो जो था वो सिंपल प्रिपरेशन था। अब जैसे अभी हम और बात करेंगे आगे कि प्रिपरेशन क्या था, बट मैं एम्फेसिस उसी पे करूंगा कि जब भी कोई पार्टिसिपेंट है जो कि उस एग्जाम को लिखने वाला है जी, तो सबसे पहले ये सब चीज़ें ना देखें कि मतलब आसपास की चीज़ें क्या होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी घोड़ा, ये जो भी चीज़ें होती हैं आसपास की, वो इमटेरियल है जी। जो काम की चीज़ है वो है कि आपका मोटिवेशन क्यों है उस चीज़ में जाने का। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में कि आपने टेस्ट पेपर लिखा, आपके मार्क्स नहीं आए, आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया, और नेगेटिव मार्किंग के बाद में आपको पता है कि हालत कैसी होती है, क्योंकि घर वाले सवाल पूछेंगे, सब लोग सवाल पूछेंगे। तो उस टाइम पे इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप जब नेगेटिव मार्किंग पा रहे हैं तो भी आप पॉजिटिव रहें कि मुझे शायद पहले के टेस्ट में नेगेटिव मार्क इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भगवान भी ये चाहता है कि मैं फाइनल एग्जाम में गलतियां ना करूं, तो जितनी गलती होना है वो फाइनल एग्जाम के पहले हो जाए। बस यही मेरा अप्रोच था, तो मैं कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाया। तो प्रिपरेशन के दौरान इस तरह से तैयारी जो है, लेकिन एस्पिरेंट्स को कैसे तैयारी करने के लिए कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो तैयारी करते हैं सिविल सर्विस की, और काफ़ी उम्मीद के साथ कहीं इन्फ्लुएंसर को देखकर, कहीं सोशल मीडिया पर कुछ आईपीएस के वीडियोस देखकर, कहीं तो किसी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको देखकर भी लोग इस तरह के सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की ओर आगे बढ़ते हैं। पर वास्तविकता में सिविल सर्विस बनने के लिए किस टाइप का थॉट होना ज़रूरी होता है?
देखिए, अब मोस्टली सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए, फिर सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए थॉट, देखिए अगर आप इसको एक नौकरी की तरह सोचेंगे जी, तो आसान है इस एग्जाम को क्लियर करना। आप ये ना सोच लें कि यही सब कुछ है। तो पहले तो आप एग्जाम को एग्जाम की तरह लें, आपका वाई क्लियर रखें। अब दूसरी बात है आप इसका प्रिपरेशन में किस तरीके से इनिशिएट करेंगे। तो किसी भी एग्जाम के लिए, फिर किसी भी वॉर के लिए फॉर एग्जांपल, आपके लिए जानना जरूरी होता है कि जो आपका अपोनेंट है, यहाँ पे इस केस में आपका अपोनेंट कौन है, यूपीएससी। तो यूपीएससी की क्या खामियां हैं, या फिर यूपीएससी की क्या ऐसी चीजें हैं जो वो चाहता है। अगर आपको ये पता है कि आपके सामने जो आपका एग्जामिनर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आपसे क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यू पेपर सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव पेपर, तो रिक्वायरमेंट है कि आपका एमसीक्यू अच्छा होना चाहिए। अगर आप मेंस को देखेंगे तो मेंस में आपका ये होता है कि आपका जो रिटर्न है वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और इंटरव्यू में ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। तो अगर आप इन तीनों चीजों को ऐसे देखते हैं और साथ में फिर आप सिलेबस को उसके साथ मैच करते हैं, तो आपको समझता है कि किस तरीके से एग्जाम को क्लियर किया जाए। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने 5-6 टॉपर वीडियोस देख लिए थे यूट्यूब पर। उन वीडियोस को देख के एक कॉमन बुक लिस्ट निकाला। मतलब 5 लोगों में ऐसी बहुत सारी बुक्स थी जो कॉमन थी, और वो मिनिमम बुक्स थी जो पढ़ना होता है। मतलब अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आपको बहुत किताबें मिलेंगी, बट क्योंकि मैं कॉलेज से ही प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे, जीएस का जो प्रिपरेशन था, तो मेरा फोकस था कि मुझे कम समय में कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाना है, लेकिन इफेक्टिवली पढ़ना है। तो वो जो बुक लिस्ट थी वो मैंने खुद से बनाई। अब खुद से बुक लिस्ट बनाई जब टॉपर वीडियोस देखे, तो खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये पूरी मैंने डेवलप करी है, किसी और ने डेवलप नहीं करी है। और जब आपने तैयार किया, हाँ, जब आप खुद से कोई चीज करते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, मैं इसके ऊपर अपना पूरा 100% दे सकता हूँ, क्योंकि एक विश्वास और आत्मविश्वास है जो कि आपको और आगे बढ़ाता है। तो ये एक चीज थी। उसके बाद में वही जो बुक्स थी, उन्हीं बुक्स को रिवाइज करना, किस तरीके से उसको पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रीलिम्स को देखेंगे जो एमसीक्यू है, तो उसमें एक बहुत जो मोटा चंक है वो है करंट अफेयर्स का। उन करंट अफेयर्स के लिए मैंने जुलाई 2018 से लेकर तो जून 2019 तक, जब मेरा प्रीलिम्स था, उस टाइम तक हर रोज में 15 क्वेश्चन सॉल्व किया। हर रोज शाम को 15 एमसीक्यू सॉल्व करता था, जो कि उन्हीं के ऊपर बेस होता था जो आज का न्यूज में आया हुआ है। वो 15 क्वेश्चन फ्रीली अवेलेबल थे, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री कंटेंट देते हैं यूपीएससी में। उसके बाद में इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 15 क्वेश्चन हर रोज, उसका मैंने एक साल का ग्राफ देखा। तो जो ग्राफ था वो था कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन था, बाद में आके वो कंडेंस होकर एक स्कोर के आसपास आता है। तो उससे ये विश्वास हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, और साथ साथ में ये भी विश्वास हुआ कि अगर मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 7 तो ठीक होंगे। और ये मुझे ग्राफ से ही दिखा। जब मैंने ग्राफ को देखा कि ऐसा भी हो रहा है, तो देन आई रियलाइज कि हाँ, ये जो एग्जाम है ये लॉजिकल है अगर आप ठीक तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। तो इस तरीके से प्रीलिम्स के अप्रोच किया मैंने। आप आईआईटी, क्योंकि मैथमेटिक्स होता है पूरा चीज़, और उसमें उसके बाद बहुत सारे लोग जैसे कई सारे आईएएस आईपीएस हैं, कई सारे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी जैसे हमने कई बार चर्चा की है। तो ज़्यादातर जो है वो जो हिस्ट्री वगैरह जो रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आता है, उसमें उनको समझने में बहुत सोचना पड़ता है। उसको लेकर किस तरह से तैयारी जैसे आपने किया होगा? हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, अगर आप हिस्ट्री का स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, तो वही जो बुक्स थी, फॉर एग्जांपल जैसे बिपिन चंद्रा की किताब है, तो वो जो किताब है उसी को मैंने 3 बार पढ़ लिया और उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। तो अगर आप किसी भी मटेरियल को एक बार पढ़ के दूसरी बार और रिवाइज करेंगे, तीसरी बार रिवाइज करेंगे, तो आपको वो अपने आप याद होते जाता है ओवर द टाइम। तो उसका 2-3 रिविजन्स कर लिए, साथ में उसका एमसीक्यू सॉल्व करें। तो एमसीक्यू से क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक डेट्स याद होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, तो आपको एक मतलब अगर आप एमसीक्यू सॉल्व किए तो ही आपको याद आ पाएगा। तो इसी तरीके से अप्रोच किया था, ऑब्जेक्टिव वे में अप्रोच किया था हिस्ट्री को। मैंने मोस्टली कोशिश किया था कि इसको ऑब्जेक्टिव रखूं। जी, अब आपने पूरा संघर्ष किया, संघर्ष का सफर किया, और आज आप अफसर बन गए हैं। आज आप आईपीएस हैं और राजधानी रायपुर में है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और यहाँ पर जिस तरह से आप कार्य को देख रहे हैं, कितना चैलेंजिंग लगता है आईपीएस को? जैसा आपने देखा था कि आईपीएस ऐसे कार्य करते हैं, जनसेवा होता है, उसमें समाज की सेवा भी करनी होती है, कानून से जुड़ा हुआ होना होता है, कई अपराध होते हैं वो देखने होते हैं, और आप जब पोस्ट पर आ गए हैं, उस पद पर पहुंच गए हैं, तो कितना डिफरेंट नजर आता है आपको? नो डाउट काफी ज्यादा चैलेंजिंग बात है, पुलिस स्पेशली अगर बोलें तो, क्योंकि पुलिस का जो जॉब है वो इमरजेंसी सर्विस है। इमरजेंसी सर्विस है, तो जितने भी आपके आसपास के स्टेक होल्डर्स है, फॉर एग्जांपल जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, न्यूज है, मीडिया है, सबका एक्सपेक्टेशन पुलिस से होता है कि जो भी होगा एक रैपिड कार्रवाई होगी, एक क्विक कार्रवाई होगी। तो वो तो हमेशा एक प्रेशर रहता ही है कि जब आप फील्ड पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ क्राइम हुआ, तो उसके डिटेक्शन के लिए बहुत प्रेशर होता है। और दूसरी बात, क्योंकि रायपुर है,
तो बाहर से हम लोग देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मतलब जब हम लोग दूसरे साइड पे होते हैं तो शायद हमें समझता नहीं कि कितना चैलेंजिंग रहा होगा पुलिस के लिए। बट आजकल के जो मतलब पृष्ठभूमि अगर हम उसे देखें तो लॉ एंड ऑर्डर बीइंग इन कैपिटल काफी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस आती रहती हैं, काफी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और काफी प्रदर्शन होते हैं। तो उन सब में जाके फिर ये समझता है कि पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग है कि आपको कोई और एक्शन भी नहीं लेना है, लेकिन आपको शांतिपूर्वक तरीके से लोगों के सामने सामंजस्य बनाकर आपको सभी चीजों को शांतिपूर्वक तरीके से करना है। क्योंकि अगर आप लोगों को देखेंगे तो वो भी उनके जो संवैधानिक जो हक है, अधिकार है, उन्हीं के लिए वो मतलब अगर कोई प्रोटेस्ट भी करें तो वो उसी लिए करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बाहर से देखने में काफी फ्लैशी दिखता है, बट यहाँ पे आके काफी ज्यादा मेहनत और 24/7 ड्यूटी है। अगर आप मेरे कांस्टेबल को देखेंगे तो उससे ज्यादा मेहनत मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। बिल्कुल। शायद मैं भी उतनी मेहनत नहीं करता जितना मेरा कांस्टेबल करता है, क्योंकि ग्राउंड में वही स्टाफ पूरे हर मौके पर मौजूद होते हैं। सबसे पहले अगर हम जब पुलिस को कोई भी डायल 112 में करते हैं या 100 में करते हैं या इमरजेंसी में जब भी हम कॉल करते हैं तो सबसे पहला संपर्क जो प्रार्थी है और पुलिस का है तो वो उसमें कांस्टेबल जो होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर पुलिसिंग का जो जॉब है, पुलिसिंग करना एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है। हालांकि जितनी ऊर्जा पुलिस में होती है, क्योंकि 24 घंटे आप कभी भी फ़ोन करते हैं तो आपके लिए मौजूद होते हैं, उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। कई सारी शिकायतें भी होती हैं, ऊपर नीचे तो हर जगह होता है, लेकिन पुलिस बनकर क्योंकि उनको एक अपने निजी जीवन से हटकर उनको दिन भर ड्यूटी करना एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है और बहुत ही मेहनत का काम होता है। आखिरी सवाल मैं करूंगा जो मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि IPSC क्यों, आपने और कोई रास्ता क्यों नहीं चुना? देखिए, मेरा पहला जो गोल था वो ये था कि मुझे ऐसी सर्विस में जाना है जो पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक विजिबिलिटी। क्योंकि आप जब पब्लिक के बीच में रहेंगे तो शायद आप लोगों को और अच्छे समझ सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो कि मेरे मोटिवेशन से ड्राइव होता है। और अब जब मेरा पहला गोल ही वही था तो मेरा जो पहला चॉइस था वो IAS था, सेकंड IPS था। तो इसलिए मुझे जैसे ही IPS मिला तो मैंने दूसरी बार सोचा नहीं, क्योंकि मेरा मोटा जो गोल था वो शायद मेरा पूरा हो चुका था। और मेरा ये मानना है कि अब अगर मैं सर्विस में आ चुका हूँ जो मेरा रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो अब मेरा काम है कि मैं ना एग्जाम वापस नहीं देके इसी सर्विस में और आगे बढ़ूँ और जो टाइम है उसको बचाते हुए और अच्छे से मतलब जितना लोगों को सर्व कर सकता हूँ वो करूँ। तो यही था मोटा मोटा कि क्यों एग्जाम वापस नहीं दिया। क्योंकि मुझे IAS और IPS दोनों का काम सेम ही लगता है। मतलब ठीक है, एक सिविल साइड में है, आप पुलिस में है, बट लोगों के बीच में रह के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना वो दोनों ही सर्विसेज करती हैं। और IPS में मुझे ज़्यादा अच्छी बात एक ये लगती है कि आपका डायरेक्ट जो कांटेक्ट होता है वो हमेशा एक ऐसे इंसान के साथ होगा जो हमेशा मुसीबत में है, और वो उस टाइम पे इमीडिएटली अगर आप जब उसकी हेल्प करते हैं तो आपको जो संतुष्टि मिलती है वो कहीं और से मिलना इतने कम समय में बहुत मुश्किल होता है। तो यही सोचते हुए मैं IPS में। बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने, और आपका जो मोटिव है और जिस तरह से आपने संघर्ष किया वो काबिल तारीफ है। और लगातार जो है पुलिसिंग का जो काम है वो अब दिनों दिन और चैलेंजिंग होता जा रहा है, क्योंकि क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है, और कई सारे मूवीज़, वेब सीरीज़, लोग उन चीज़ों को अपने वास्तविक जीवन में उतारने लगे हैं। तो उसको भी हैंडल करने के लिए पुलिस ही सामने आती है, उन्हीं को ही समझाना पड़ता है, वही सामने खड़े होते हैं। लाखों जो एस्पिरेंट्स हैं वो आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से लोग कई सारे लोग जो हैं वो कंफर्ट जोन में ही रह पाते हैं और कई लोग कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं, लेकिन हमेशा सफलता मेहनत करने वालों को मिली है। क्या मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को तैयारी को लेकर, UPSC की तैयारी को लेकर, उसमें कैसे सफलता प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए मैं बस एक छोटा सा इंस्टेंस शेयर करूँगा। जब मैं दिल्ली में मेंस का एग्जाम लिखने गया तो उस टाइम पे मैंने मेंस का उतना प्रिपरेशन करके नहीं रखा था, और मेरा केमिस्ट्री का जो ऑप्शनल का सिलेबस था वो भी सिर्फ 50% ही था। आज दिनांक तक भी 55% ही है। और जब मैं एग्जाम लिखने की कोशिश कर रहा था, मतलब प्रैक्टिस करता था, तो मैं सुबह 4 बजे जागता था, रात को 2 बजे सोता था। ये 3 महीने तक लगातार किया हूँ मैं। उसके बाद में जो एग्जाम था मेरा, एग्जाम के 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में हूँ। उसके बाद में जब वहाँ से हॉस्पिटल से आया तो जब मैं GS 3-4 का लिख रहा था, मतलब डे 3 पे जब एग्जाम लिख रहा हूँ, तो उसके 1 दिन पहले मेरे हाथ टेम्परेरी पैरालिसिस जैसा हो गया, वो चल ही नहीं रहा था। और जब मैं अगले दिन एग्जाम लिखने गया तो वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। एग्जामिनर देख रहा था मुझे, मैंने जो मेरा हाथ था उसकी बीच की उंगली को बहुत ज़ोर से चबा लिया। काफ़ी बचपना है ये, पर उस टाइम पे मैं इसलिए चबाया कि जितना दर्द होना है हो जाए, आई डोंट केयर, बट मैं तो लिखूंगा। तो बस यही वो चीज़ है कि अगर आप UPSC के एग्जाम में हैं तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपका गोल शुड बी क्लियर। आपका जो जज्बात है वो इस परीक्षा से मतलब जुड़ जाना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है उस समय पर,
और अगर आप ये सब सोचते हुए अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन वो ग्रिट चाहिए, वो पेशेंस चाहिए और वो डेडिकेशन चाहिए। भले आपने कम पढ़ा हो, मेरा सिलेबस आज तक कंप्लीट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका पैशन उतना स्ट्रांग होना चाहिए और जो टिक बॉक्स का मतलब जो चेक बॉक्स होते हैं उनको ठीक से टिक करें, जो जरूरत है बस वही करें, अनावश्यक चीजें नहीं करें। एक सवाल है कि जिस तरह से प्रीलिम्स आपने क्लियर किया और प्रीलिम्स से मेंस में पहुंचे और मेंस से इंटरव्यू, इस बीच का सफर कितना संघर्षशील रहा है? एक्चुअली मेरा जो प्रीलिम्स था वो जून 2019 में था। मेरा एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 28 अप्रैल को ख़त्म हुआ। उसके बाद मेरे पास 1 महीना था, उसी 1 महीने प्रिपरेशन किया। जब जून में मैं एग्ज़ाम देने गया, उसके बाद में एग्ज़ाम दे के जैसे निकला तो मैंने आंसर की चेक करी और उसके हिसाब से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसके बाद में मम्मी को फ़ोन किया, मैंने बोला मम्मी इससे ज़्यादा नालायक बेटा शायद आपका कभी हो नहीं सकता। और मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ हूँ। काफ़ी ज़्यादा रोया मैं उस दिन। पर मम्मी ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घर पे बुलाया। फिर इंदौर में मैं 1 महीना रहा। उस टाइम पे प्रिपरेशन करता रहा मैं, ये सोचते हो कि शायद बाय लक प्रीलिम्स अगर निकल गया तो मेंस के लिए तैयारी रहना चाहिए। उसके बाद में फिर जब मैं घर पे मेंस का वेट कर रहा था तो रिज़ल्ट आया। 14 जुलाई था शायद तक, 14 जुलाई। उस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ प्रीलिम्स में। उसके बाद में मैंने मम्मी को बस ये कहा था कि अब मेरा इस एग्ज़ाम में हो जाएगा, ये एग्ज़ाम नहीं रोक पाएगी मुझे। ये बोलते हुए, सेम वर्ड्स बोलते हुए अगले दिन मैं दिल्ली के लिए निकल गया क्योंकि मेरा जो मेंस का सेंटर था वो दिल्ली में था। अब जब दिल्ली गया तो दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि किस तरीके से मैं एग्ज़ाम लिखूं, मतलब मेंस का प्रिपरेशन कैसे करूं, क्योंकि उतना प्रिपरेशन किया नहीं था मैं पहले। तो मैं स्टार्ट किया। टाइम भी बहुत कम होता हाँ, कम टाइम होता है। मतलब रिटर्न जो होता है उसमें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो वो 2-2.5 महीने का अराउंड टाइम था। तो उसमें मैंने वही वापस से सेम चीज़ जो टेस्ट सीरीज़ थी, मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले ली। अब दिल्ली में रह के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ इसलिए ली क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास में। आधे कीमत में मुझे टेस्ट सीरीज़ मिल रही थी। घर पे बैठ के जो रूम था लिया था, उस पर बैठ के मैं आंसर्स लिख रहा था उसके। अब उसके लिए इसके अलावा मैं कोशिश करता था कि हर रोज़ सुबह या फिर दिन में मिला के 15 क्वेश्चन तो हर रोज़ लिखना ही है। मतलब अगर आप देखेंगे 60 दिन में कितने क्वेश्चन लिख दिए, अराउंड 700-800 क्वेश्चन इजीली आपने लिख लिए हैं। और साथ में आप जो टेस्ट दे रहे हैं वो तो अलग ही है। जब मैं पहला टेस्ट दिया जो और उसको चेक करवाया तो उसमें मुझे आए 60 नंबर, 60-65 के आसपास कुछ तो नंबर थे। और फिर जब मैंने कॉल करके पूछा जो टीचर जो चेक करते थे कि इतना कम क्यों है, तो बोलते आप जब इतना बकवास चीज़ लिखोगे अगर जो हर कोई लिख रहा है तो आपका सिलेक्शन क्यों हो। अब उस चीज़ को मैं नेगेटिव में नहीं लिया, मैंने बोला ठीक है सर, उसको पॉजिटिव में लिया। और 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर जो मेरा स्कोर था वो था 114 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ मतलब 250 में। और एवरेज इसी के आसपास होता है, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स आते हैं बहुत बार। तो मेरी उस टाइम पे कोचिंग में जो था, मतलब जैसे समझो कि अगर 100 लोग हैं तो मेरा 90वें नंबर पे समझ लो। और उसके बाद में जो टेस्ट दिया उसमें 5वें नंबर पे, जो 2 हफ्ते थे उसमें, तो वो काफ़ी इंप्रूवमेंट था। और वो बस इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं कंटिन्यूसली लिख रहा था। और उसी की वजह से जो आपको मैं बताया कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, फिर बाद में जो हाथ के साथ में जो इंसिडेंस हुआ वो उसी लिए हुआ था। फिर मेंस लिखा, मतलब फिर मेंस का रिजल्ट का वेट किया। मेंस क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था, तो इंटरव्यू के लिए 1 महीने के लिए फिर वापस मैं जब घर आ गया था उसके बाद वापस दिल्ली गया, वहाँ पे प्रिपरेशन किया। फिर जब जिस दिन इंटरव्यू में दे रहा था उस दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई मेरे साथ में। जरूर बताएंगे। पहली बात तो ये हुई कि जो मेरे इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन थे तो मैं जैसे अंदर घुसा वो मुझे बैठने का बोले नहीं, पहले तो थोड़ी देर देखते रहे, फिर वो बैठने का बोले, फिर बोलते हैं कि चेयर पीछे करो। मैं चेयर पीछे किया, फिर खड़ा रहा। तो कुछ तो 1 मिनट हो चुका था खड़े खड़े, उन्हें फिर से बैठने का नहीं बोला। तो मैंने पूछा कि सर मैं आई सिट, तो उन्होंने बोला अगर तुम्हारा मन हो तो बैठ जाओ, वरना तुम खड़े खड़े भी हम तो इंटरव्यू तुम्हारा ले ही सकते हैं। तो ऐसा इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। लास्ट में ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पे स्लम्स है, तो मैं स्लम्स के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, तो वो मुझे झुटलाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं स्लम्स में रहा ही नहीं हूँ। उन्होंने बहुत क्रॉस किया। तो उस पर मैंने उनको लेकिन आखिर में बोल दिया सर कि मेरा जन्म ही वहाँ पे हुआ है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे रहा नहीं हूँ। ये काफ़ी एब्सर्ड आंसर था जो कि नहीं देना चाहिए था शायद तक। लेकिन फिर वहाँ से उन्होंने बोला ठीक है, जैसे उन्होंने ये सुना उन्होंने बोला योर इंटरव्यू इज़ ओवर। मैं वहाँ से निकल रहा था, जैसे ही मैं गेट के पास पहुँचता हूँ बाहर निकलने के लिए, वो वापस पीछे से आवाज़ लगाते हैं, बोलते मयंक, मैंने बोलिए सर, बोलते जय हिंद, जय हिंद सर। तो ऐसा था वो पूरा टाइम। आपको वहीं पे मैसेज मिल गया होगा? नहीं, मतलब उस टाइम पे मुझे भी नहीं समझा था शायद हो जाएगा, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था। और फिर उससे मुझे समझा कि इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है। तो एस्पिरेंट्स कभी भी मतलब मैकेनिकल ना सोचे कि ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। वो फ्रीलांस होना चाहिए उस टाइम पे, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो स्पोक करती है, जो शायद तक सामने इंटरव्यूअर दिखता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और हमेशा
संघर्ष का जो सफ़र होता है वही आपको अवसर बनाते हैं, और इसीलिए सफ़रनामा में आज हमारे साथ आप मौजूद रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपको साथ एक नए अफसर के साथ, जिन्होंने संघर्ष का वो दिन देखा है जो उन्हें आज अवसर बनाकर सामने लेकर आया है। और इसी तरह सफ़रनामा में अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।